जी कैफे आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर आज हमारा 13। आज के लेक्चर में हम कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारे ऑडिट प्रोफेशन को रेगुलेट करते हैं, और हम स्टडी करेंगे कि प्रैक्टिकली एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो इशू होता है इसका प्रोसीजर क्या है। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर कंसेप्ट हमने कवर किया है वो हाईली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, जिसमें हमने स्टडी किया कि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन से हमें कैसे पता चलता है कि किसी एरिया में रिस्क है, या डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे इंडिकेट कर रही होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस एरिया में रिस्क है। ठीक है, वो हमने 20-22 के करीब लिस्ट स्टडी की थी। लिस्ट उम्मीद है आपने पढ़ी होगी, समझी होगी। इस लिस्ट को आपने याद नहीं करना, मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इस काबिल होना है कि इस लिस्ट को पढ़ें, समझे, और जहां कहीं ये सिचुएशन आपके सामने आए फौरन आपके जहन में लिंक क्रिएट हो जाए कि इस इंफॉर्मेशन की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इस एरिया में रिस्क है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए सर, वन बाय वन जी। लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जो अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा है या भी कंप्लीट होना है, लेकिन उसमें हमें पहले से अंदाजा हो गया कि लॉस होगा। जैसे हमने कोई एक फिनिश गुड हो सकता है किसी को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया हो, लेकिन हमें ड्यू डेट से पहले पता चले कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, और अब हम रॉ मटेरियल जब खरीदेंगे तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट पे हमें लॉस होगा। इसे कहते हैं लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट या ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे फिर हमने लॉस को एस्टिमेट करके उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी होती है। ठीक है, लॉस को कैलकुलेट करके उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी होती है, और रिस्क यह है कि क्लाइंट ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पे प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की होगी जी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला रिस्क दोबारा बता दें। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में रिस्क ये होता है कि चूंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो रिस्क हैं, एक तो ये कि ये रेंड पे जो इन ट्रांजिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगी ना, वो हो सकता है अप्रोप्रिएटली काउंट फॉर ना हो सके। अप्रोप्रिएटली काउंट फॉर ना होने का मतलब ये है कि अगर देखें इन ट्रांजिट जो गुड्स हैं, मुझे बताइए वो बायर की बैलेंस शीट में आनी चाहिए या सेलर की बैलेंस शीट में? वो डिपेंड करता है टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिफरेंट टर्म्स होती है, एफओआर बेसिस होती हैं, एक एफओबी बेसिस होती है, आपने शायद पढ़ा, तो उस पर डिपेंड करता है। तो रिस्क ये है कि क्लाइंट ने टर्म्स के मुताबिक इन्वेंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया होगा। ठीक है, एक रिस्क तो ये है कि इन ट्रांजिट इन्वेंट्री एप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर नहीं हुई होगी बैलेंस शीट में, पहला रिस्क ये। दूसरा रिस्क है प्रॉफिट एंड लॉस का। वो क्या रिस्क है कि जो एक्सचेंज डिफरेंस है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमेशा फॉरेन करेंसी में होती है, तो अगर कोई रिसीवेबल पेएबल है ये रेंट पे, अगर ये रेंट पे कोई फॉरेन करेंसी रिसीवेबल पेएबल है, तो उसे ये रेंट के एक्सचेंज रेट पे हमने रीस्टेट करना होता है, रिवाइज करना होता है। ठीक है, और उसका जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू एक्सपेंस के तौर पे, इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। तो दूसरा रिस्क ये होता है कि क्लाइंट ने ये रेंट पे जो फॉरेन एक्सचेंज की एडजस्टमेंट है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन की एडजस्टमेंट है, ये सही नहीं की होगी, या तो की ही नहीं होगी या उसने गलत रेट पे करनी होगी। तो ये दो तरह के रिस्क हो गए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, एक इन ट्रांजिट इन्वेंट्री प्रॉपरली बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होना, और दूसरा एक्सचेंज रेट डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होना। ठीक है, क्लाइंट ने इसको, इन दोनों को ठीक तरीके से रिकॉर्ड नहीं करता इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में। क्लियर हो गया जी? और भी क्वेश्चन? प्रोविजन फॉर वारंटी जी, पूरा क्वेश्चन पूछे। प्रोविजन फॉर वारंटी का क्या मतलब है? प्रोविजन फॉर वारंटी का मतलब ये है, आप जब कभी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ना किसी से, तो कुछ लोग आपको वारंटी प्रोवाइड करते हैं, कुछ वारंटी प्रोवाइड नहीं करते। जैसे आप एसी खरीदने के लिए जाएं तो आपको वारंटी प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट पार्ट्स की। अगर आप मोबाइल खरीदें आपको वारंटी प्रोवाइड की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें आप खरीदें नॉर्मली आपको वारंटी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे वारंटी प्रोवाइड नहीं की जाती। तो अगर क्लाइंट, हमारा क्लाइंट जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, वो ऐसी चीज़ सेल कर रहा है जिस पे वारंटी प्रोवाइड की जाती है, तो रूल ये है कि जैसे ही वो एक यूनिट सेल करे ना, उसका एस्टिमेट करे वारंटी एक्सपेंस कितना होगा, उसको प्रोविजन के तौर पर रिकॉर्ड करे। इसे कहते हैं प्रोविजन फॉर वारंटी। ठीक है, तो ये चूंकि वारंटी एक्सपेंस, आप देखें ये तो फ्यूचर में कंफर्म होगा ना कि ये यूनिट जो हमने सेल किया है वो रिपेयर के लिए वापस आता है, नहीं आता है, तो यहाँ पे इसमें कितनी कॉस्ट इनकर होगी। क्लाइंट ने ये सारी चीज़ें आज एस्टिमेट करनी होती है। तो चूंकि इस वारंटी प्रोविजन में एस्टिमेशन इन्वॉल्व होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें रिस्क ज़्यादा है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी कंडीशन सामने आ जाती हैं क्वेश्चन में जिससे प्रोविजन फॉर वारंटी को इंक्रीज होना चाहिए, और वो क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करेगा हमसे कि इंक्रीज हो। जैसे अगर वो कहता है क्लाइंट ने वारंटी पीरियड इंक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब प्रोविजन फॉर वारंटी भी इंक्रीज होना चाहिए। अगर वो कहे प्रोडक्ट्स के बारे में कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं,
तो इसका मतलब वारंटी प्रोविजन इंक्रीज होनी चाहिए, जबकि क्वेश्चन में अगर आप फिगर्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि वारंटी प्रोविजन इंक्रीज नहीं हो रही, तकरीबन सेम है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो वारंटी प्रोविजन में चूंकि एस्टिमेशंस इन्वॉल्व होती हैं इसीलिए इसमें रिस्क ज्यादा होता है। जी हाइब्रिड में से भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले भाई, चुप करके क्यों बैठे हुए हैं? शाबाश, हाइब्रिड में से क्वेश्चन पूछे, जल्दी पूछे, हाइब्रिड क्लास में। शाबाश जी। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो या सेल प्राइस डिक्रीज करे तो इससे क्या रिस्क अराइज होता है, ये सुन लीजिए। हमारा रूल ये होता है कि इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऐसी इंडिकेशन मिले जिससे लग रहा हो कि एनआरवी कम हो गई है कॉस्ट से, तो बताइए हमें फिर राइट डाउन इन्वेंट्री को एनआरवी की तरफ राइट डाउन लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए? तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नजर आ जाए ना जिससे आपको लगे कि इन्वेंट्री की एनआरवी कम हो गई है, तो आपने फौरन कहना रिस्क है कि इस इन्वेंट्री को राइट डाउन टू एनआरवी करना पड़ेगा। अब अगला सवाल यह कि क्वेश्चन में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे हमें पता चलेगा कि इन्वेंट्री एनआरवी पे आनी चाहिए। उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन है, हमने पढ़ा अगर सेल्स डिक्रीज हो जाए, ठीक है, इन्वेंट्री जो है वो आउट ऑफ फैशन हो जाए, ठीक है, उसी में एक कंसेप्ट ये भी है कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए या सेल प्राइस किसी वजह से डिक्रीज हो जाए तो उस सूरत में भी एनआरवी कम हो जाए। एनआरवी की डेफिनेशन आपको पता है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो जरा सोचिए, सेलिंग प्राइस जितना डिक्रीज होगी एनआरवी उतनी कम नहीं हो जाएगी, और जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जितनी इंक्रीज हो जाएगी एनआरवी उतनी ही डिक्रीज नहीं हो जाएगी, ऐसे ही होगा ना। इसीलिए अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए या इन्वेंट्री की सेल प्राइस डिक्रीज हो जाए तो एनआरवी का रिस्क आएगा, एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री का। क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? हो सकता है आपको ये कह दे क्लाइंट ने डिस्काउंट ऑफर किया। अगर क्लाइंट अपनी प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट ऑफर करता है इसका मतलब क्या है? सेल प्राइस कम हो गई है, इसका मतलब यही है ना, सेल प्राइस कम हो गई है, और ये एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क है। एक क्वेश्चन में उसने कहा कि क्लाइंट ने 50% सेल प्राइस कम की जिसकी वजह से उसकी सेल डबल हो गई। बताइए इसमें रिस्क है कि नहीं? क्या रिस्क है? प्राइस कम। आपने ये नहीं देखना सेल्स डबल हो गई है, वो किस वजह से? प्राइस कम होने की वजह से। तो प्राइस कम हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ? ये इन्वेंट्री की एनआरवी कम हो गई है। वो तो अगर फ्री बेचना शुरू कर दे तो सारी की सारी इन्वेंट्री एक दिन में बिक जाएगी, तो इसका ये मतलब है बड़ी अच्छी सिचुएशन है ये, नहीं ना, ठीक है। इसका मतलब है आपकी इन्वेंट्री की एनआरवी जीरो हो गई। भाई क्लियर हुआ ये कंसेप्ट जी? और कोई क्वेश्चन? किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। हमने इससे पहले इन प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमने ये स्टडी किया था कि मैनेजमेंट ऑडिट के एंड में ऑडिटर को एक रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है। तो ये कैसे हेल्पफुल है ऑडिटर के लिए, यही है ना क्वेश्चन। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि ऑडिटर सारा ऑडिट में मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछता रहता है, मैनेजमेंट उनसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहती है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए, ठीक है, लेकिन चैप्टर एंड के ऊपर आपको एक माइंड मैप भी दिया जाएगा, ठीक है, जैसे माइंड मैप को शेयर किए गए, जिसमें उस चैप्टर के बारे में सारी की सारे की पॉइंट्स होंगे जो आपने एक सफे के ऊपर होंगे, आप उसको आसानी से रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो माइंड मैप में इंफॉर्मेशन होगी ये सारी तो ऑलरेडी आपको नोट्स की शक्ल में आपके नोट्स में या अपनी बुक्स में मौजूद है, तो क्या ये आपको एंड में लैदा से उस चैप्टर की समरी माइंड मैप की शक्ल में देनी चाहिए? क्यों देनी चाहिए? सारी चीजें तो पहले से मौजूद है आपके पास। हाँ, वो इसलिए कि उसमें से जो ज्यादा अहम इंफॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इकट्ठी हो जाएगी और उसमें टू दी पॉइंट बात लिखी होगी। एग्जैक्टली उसी तरह ध्यान में रखिए कि ऑडिटर सारे ऑडिट के दौरान में मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन लेता रहता है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन होती है रूटीन नेचर की, कुछ इंफॉर्मेशन होती है हाईली इंपॉर्टेंट। जो हाईली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है ऑडिट के एंड में ऑडिटर क्लाइंट से कहता है भाईजान मुझे एक दफा ये रिटर्न फॉर्म में लिख दे। ज़बानी कलामी तो आप ये चीजें मुझे बता ही चुके हैं, मुझे पता भी है, लेकिन रिटर्न फॉर्म में कंफर्म कर दीजिए। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो हालांकि ऑडिट के दौरान में मैनेजमेंट से ज़बानी कलामी शायद ले चुका होगा, एट द एंड ऑफ द ऑडिट ऑडिटर मैनेजमेंट से कहता है इसको मुझे रिटर्न फॉर्म में लिख के साइन करके दे दीजिए, ताकि हमारे पास ये एविडेंस हो जाए कि आपने इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म किया हुआ है। ये याद रखें, हर इंफॉर्मेशन रिटर्न, ये जो पेज होता है ना जिसमें साइन करके मैनेजमेंट ऑडिटर को प्रोवाइड कर, इसे कहते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन।
इसमें हर इंफॉर्मेशन नहीं होती जो ऑडिटर मैनेजमेंट से एक्वायर कर रहा होगा, बल्कि कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तरह से जो हाईली इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन। और स्टैंडर्ड्स ने, हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने हमें बताया हुआ है कि जब कभी आप एंड पे जाके मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लीजिए, उसमें ये चीज भी लिखवाएं, मैनेजमेंट से ये भी लिखवाएं, ये भी लिखवाएं, ये भी लिखवाएं। ये गाइडेंस अवेलेबल है जो हमने आगे चल के पढ़ने हैं। तो पता चल गया रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या है। और रिटन रिप्रेजेंटेशन अगर मैनेजमेंट प्रोवाइड ना करे, हमें उन्हें अनबैस्ड ओपिनियन देना चाहिए, रिपोर्ट देनी चाहिए कि मॉडिफाइड, शाबाश, मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी चाहिए। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? जी जी। लिटिगेशन के अंदर दो तरह के केसेस हो सकते हैं, एक वो जो दूसरे लोगों ने कंपनी के खिलाफ केस किया है, एक वो जो कंपनी ने दूसरे लोगों के खिलाफ केस किया हुआ है। आपने अभी हमेशा एक ही केस के बारे में सोचना है। किस केस के बारे में? जो कंपनी ने, दूसरे लोगों ने कंपनी के खिलाफ किया हुआ है, ठीक है, सिर्फ वो, यानी जिसमें कंपनी को कुछ प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ सकती है, सिर्फ उसके बारे में सोच। यानी अगर काउंटी की जबान में बोलें तो आपने लिटिगेशन में लायबिलिटी वाला केस सोचना है, एसेट वाला केस नहीं सोचना आपने। क्लियर? हाँ, उसके अंदर भी, लेकिन वो भी नहीं। देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ जो ज्यादा इंफॉर्मेशन है, जो ज्यादा केस है, पहले हम उसको पक्का कर लें, फिर उसके बाद दूसरे केस की तरफ भी जाएंगे, वो भी सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है? क्या आपको ये पता है कि अगर कोई लिटिगेशन पेंडिंग हो अगेंस्ट क्लाइंट तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना होता है? क्या नहीं, गलत, प्रोविजन रिकॉर्ड में क्या प्रोविजन रिकॉर्ड गलत, वो डिपेंड करता है उसका आउटकम क्या है। आउटकम क्या है? अगर केस हारेंगे तो फिर प्रोविजन रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है, और अगर जीतेंगे तो डिस्क्लोज करना है। ठीक है? और कोई क्वेश्चन? आपका कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? सारी लिस्ट पढ़ी है? नहीं पढ़ी, आपकी शक्ल पे लिखा हुआ सारी लिस्ट नहीं पढ़ी, नहीं ना पढ़ी सारी लिस्ट, शुरू के पॉइंट्स पढ़े, एंड वाले नहीं पढ़े। प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग नहीं समझ आई? हाँ, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? जब एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल देना, यूं समझे। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या समझे? एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल देना। ठीक है? तो जब भी कोई फैक्ट्री बंद होगी, क्या एम्प्लॉइज को जॉब से निकाला जाएगा? बिल्कुल। इसका मतलब है जब कोई फैक्ट्री क्लोज होगी, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है जिन एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल रहे हैं उन्हें कंपनसेशन के तौर पे कुछ ना कुछ पैसे देने हैं। ठीक है? जैसे फर्ज कीजिए कि मेरा कॉलेज मैनेजमेंट का एग्रीमेंट हुआ कि मैंने ये 6 महीने का सेशन पढ़ाना है। अगर 4 महीने के बाद मैनेजमेंट के आप फारिग है तो मैं उनसे ये तो कहूँगा सर 2 महीने एग्रीमेंट हुआ है, जो 2 में वो तो मुझे देना है ताकि मैं सेटअप चले। तो ये जो 2 महीने की एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन मुझे पे की जाएगी, ये है प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। और आप में से कोई मुझे बता सकता है? मुझे कंफर्म मैं नहीं बता पाएंगे जी। और अगर हाइब्रिड क्लास में से कोई स्टूडेंट बता सके तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप एक क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए, वहां पे देखा प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग रिकॉर्ड की गई है 200 मिलियन। आपने मैनेजमेंट से पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा हमने एक गुजरा वाली फैक्ट्री क्लोज की है, उसमें हमारे एम्प्लॉइज थे 500 के करीब, उनको हमने ये अमाउंट कंपनसेशन के तौर पे पे करनी है, ये भी लायबिलिटी रिकॉर्ड की, अभी पे करनी है उनको। बताइए ये अमाउंट ठीक है कि गलत? इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? आप एक सोर्स ऑफ एविडेंस मुझे बताएं हाथ उठा के कि सर ये सोर्स ऑफ एविडेंस हमारा होगा जी। शाबाश, एम्प्लॉइज का कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है ये कि अगर आपको जॉब से निकाला गया तो कंपनसेशन के तौर पे आपको 2 महीने 3 4 5 जितने भी महीने उनकी सैलरी पे की जाएगी। इसके अलावा आपके लिए सैलरी शीट भी अहम होगी, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर से, कॉन्ट्रैक्ट लेटर में तो ये होगा ना 4 महीनों की सैलरी पे की जाएगी, और वो 4 सैलरी है कितनी, रिसेंट सैलरी शीट से पता चलेगा आपको। ठीक है? तो ये रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन समझ आ गई आपको? तो जब भी कोई फैक्ट्री क्लोज होती है, रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन तो होती ही होती है, एक और एडजस्टमेंट भी होती है, एक और रिस्क भी होता है, एक और एरिया भी है जो इफेक्ट होता है। फिक्स एसेट्स हेल्ड फॉर सेल हो जाते हैं। फिक्स एसेट नहीं रहते, बल्कि एसेट्स हेल्ड फॉर सेल हो जाते हैं। फिक्स एसेट बल्कि एसेट्स हेल्ड फॉर सेल हो जाते हैं। एसेट हेल्ड फॉर सेल में फिक्स एसेट में क्या फर्क है? अगर ये ऐसी चल रहा है, ये फिक्स एसेट्स है, इसके ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। अगर इसको बेचना है तो क्या करेंगे? इसको उतार के नीचे रख देंगे। अब इसका मतलब है इसके ऊपर मजीद डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड, और ये कॉस्ट पे नहीं आएगा, फिर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। जो एसेट्स हेल्ड फॉर सेल होते हैं वो, ये आपने पढ़ा हुआ है किसी स्टैंडर्ड में? पढ़ा हुआ है? किस स्टैंडर्ड में पढ़ा? IFRS 5? आपने IFRS 5 पढ़ा हुआ है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल हाँ आपने पढ़ा होगा, लेकिन बहरहाल ये कंसेप्ट तो समझ आ गया आपको। चलिए, और कोई हाइब्रिड क्लास में से क्वेश्चन पूछे भाई? हाइब्रिड में जो स्टूडेंट आते हैं 100 के चले जाते हैं, ये पूछे भाई। शाबाश शाबाश।
कोई क्वेश्चन पूछिए। इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट का मतलब होता, इंड्यूसमेंट का मतलब फिलहाल समझ लें गिफ्ट, फिलहाल इसका मतलब गिफ्ट ही समझे, ठीक है। इसका असल में मतलब ये एक जनरल वर्ड है, ये इसका असल मतलब गिफ्ट से ज्यादा है, इसका मतलब तरगीब देना। इंड्यूसमेंट का मतलब यही होता है ना, तरगीब देना। जैसे किसी को नेकी की तरगीब देना, भाई नेकी करोगे तो जन्नत मिलेगी और दुनिया में भी आपको इंशाल्लाह फायदा होगा इसका, है? ये है तरगीब देना। तो बाज़ औक़ात क्लाइंट ऑडिटर को तरगीब दे रहा, वो तरगीब का सबसे बड़ा सोर्स होता है गिफ्ट। गिफ्ट, सर ये आपके लिए छोटी सी गाड़ी है, आपके लिए गिफ्ट। हाँ, अगर पार्टनर हो तो उसको ऐसा गिफ्ट, और अगर कोई जूनियर टीम मेंबर हो तो उसको, सर जी आप बड़ा काम करते हैं, मैंने देखा आप सारी रात भी काम करते हैं, तो आइए आपको हम ना यहाँ खाना खिला के, थक गए होंगे, खाना खिला के लाते हैं आपको यहाँ के मशहूर रेस्टोरेंट में। ये गिफ्ट नहीं है, इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट है, ठीक है। इसके अलावा और भी इस तरह के केसेस है। तो इसका मतलब, इंड्यूसमेंट का मतलब है कि क्लाइंट को, ऑडिटर को तरगीब देना, उसको कोई इंसेंटिव ऑफर करना, जिस बरगलाना, बस ठीक है। और क्या क्वेश्चन जी? देखें, अगर एक क्लाइंट की एक ही प्रोडक्ट है, वो फ्लॉप हो गई, गोइंग कंसर्न का इशू आएगा। अगर 4 प्रोडक्ट्स हैं, एक फ्लॉप हो गई, गोइंग कंसर्न का इशू आएगा? नहीं आएगा। अब सुनिए, 4 प्रोडक्ट्स हैं, जो सबसे मेजर प्रोडक्ट है वो फ्लॉप हो गई, अब गोइंग कंसर्न का इशू आएगा। तो सिमिलर कंसेप्ट फैक्ट्री के ऊपर भी है। एक फैक्ट्री थी वही जल गई, गोइंग कंसर्न का इशू आएगा। 4 फैक्ट्री थी, एक जल गई, गोइंग कंसर्न का इशू नहीं आएगा। 4 फैक्ट्री थी, एक फैक्ट्री सबसे बड़ी थी जो मेजर प्रोडक्ट बनाती थी, वो जल गई, अब गोइंग कंसर्न का इशू आएगा। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? हाँ, प्रोवाइडिंग नॉन इंश्योरेंस, ये प्रोवाइडिंग नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज आज के लेक्चर में कवर करेंगे हम। शाबाश, अच्छा सवाल पूछा आपने कि प्रोवाइडिंग नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होता है, ये आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और शाबाश शाबाश, हाइब्रिड में से पूछे, हाइब्रिड में से पूछे, हाइब्रिड वाला बच्चा सवाल पूछा है, मुझे जाती तौर पे बहुत खुशी होती है। जल्दी पूछे। नहीं, अच्छा नहीं खुश करना चाहते हैं, मुझे भी यही लगता है, मुझे खुश नहीं करना, निराश कर रहे हैं आप लोग मुझे। चले कोई बात नहीं जी 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 जी। कंटिंजेंट लायबिलिटी तक, अच्छा कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए क्या, देखें ये डिपेंड, उन्होंने क्वेश्चन ये है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन अच्छा है। हमेशा असल ऑडिटर वो है जो कोई भी चीज सामने आए ना तो वो ये सोचे कि मैं इसको कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ। कोई भी स्टेटमेंट बंदा दे वो सोचे मैं इसको कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कंटिंजेंट लायबिलिटी की नेचर के ऊपर, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी की एक एग्जांपल है बड़ी कॉमन, जो एग्जाम में बार बार पूछता है, वो क्या, लिटिगेशन। लिटिगेशन को हम कैसे, किस प्रोसीजर से वेरीफाई कर सकते हैं, सप्लाई को कंफर्मेशन लेटर, लेकिन एक कंफर्मेशन लेटर सेंड करके। एक कंटिंजेंट लायबिलिटी और भी होती है, अगर हमारे क्लाइंट ने किसी की गारंटी दी हो, गारंटी जानते हैं क्या, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। अगर हमारा क्लाइंट एक कंपनी है, उसने किसी दूसरी कंपनी या दूसरे किसी डायरेक्टर की गारंटी दी है बैंक को कि अगर ये आपको लोन के पैसे ना दे सके तो हम पैसे देंगे कंपनी, तो ये कंपनी की कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। ये गारंटी भी आपको पता है, गारंटी भी क्यों गारंटी कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि अगर उसने पे नहीं किया तो इसको पैसे। तो इस कंटिंजेंट लायबिलिटी को कंफर्म करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, मैं नहीं बता रहा, आप खुद बताएं। बैंक से कंफर्मेशन लेटर सेंड करके पूछ लेंगे कि हमारे क्लाइंट ने कोई गारंटी दी हुई है तो बताइए किसको दी है, कितनी अमाउंट की दी है, ताकि हम देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको डिस्क्लोजर ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटी के बहुत सी टाइप्स एग्जांपल्स हो सकती हैं, उसको कैसे वेरीफाई किया जाएगा डिपेंड करता है उसकी एग्जांपल के ऊपर। जिस तरह अक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस को कैसे वेरीफाई किया जाएगा, डिपेंड करता है अक्रूड एक्सपेंसेस। अक्रूड एक्सपेंसेस बहुत से होते हैं, ठीक है। अक्रूड एक्सपेंसेस बहुत, जैसे अगर फर्ज कीजिए सैलरीज अक्रूड है, इसको कैसे वेरीफाई किया जाएगा, पेरोल के साथ, पेरोल के साथ। और अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अक्रूड है, बिजली के बिल के साथ। प्रीपेड रेंट है, रेंट एग्रीमेंट के साथ। प्रीपेड इंश्योरेंस है, शाबाश, इंश्योरेंस एग्रीमेंट देखेंगे, उसमें प्रीमियम देखेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। तो याद रखें हर चीज को, अब दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। हाँ, अकाउंट्स में कोई ऐसी, अकाउंट्स की दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप वेरीफाई ना कर सके। इवन सबसे बड़ी एग्जांपल, जो एस्टिमेट्स वाले एरियाज होते हैं ना, जो एस्टिमेट्स मैनेजमेंट के माइंड में होते हैं, इरादा के क्या करना है, हम उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखें ये एसी है, ये 1 मिनट के अंदर इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज हो सकता है, आपको पता है। ये ऊपर लगा हुआ है तो क्या है, फिक्स एसेट।
मेरा इरादा चेंज हुआ, मैंने कहा इसको बेचना है, मुझे पसंद नहीं आ रहा ये, तो जैसे ही मेरा माइंड ये बना कि इसको बेचना है, ये क्या बन जाएगा, एसेट हेल्ड फॉर सेल, क्लासिफिकेशन चेंज हो गई, नॉन करंट से करंट आ गया, मेजरमेंट चेंज हो गई, कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे आ गया, और ये कैसे चेंज हुई, माइंड से। ठीक है, तो आप एज ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेंगे कि मेरे माइंड में यही इंटेंशन है, पूछ के मैंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख दी, क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का याद रखें, क्लाइंट से जो इंक्वायरी हम ज़बानी कलामी मैनेजमेंट से पूछते हैं ना, वो कभी भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं होते, वो ले जरूर सकते हैं मैनेजमेंट से, लेकिन वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं होते। तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे जाके कि ये एसी यहाँ क्लास में चल रहा है कि उतार के साइड पे रखा हुआ है, क्या इसको बेचने के लिए अखबार में कोई इश्तिहार वगैरह दिया हुआ है कि नहीं दिया। ठीक है, ये इस तरह के स्टेप से पता चलेगा, क्या इसको बेचने के लिए किसी ने अप्रूवल दे दिया डायरेक्टर ने, इस तरह के स्टेप से पता। हालांकि मेरी इंटेंशन पर बेस्ड है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेकिन इंटेंशन भी एक्शन से नजर आ जाती है, तो हम उन एक्शंस को देखेंगे। सिंपल और याद रखें, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप वेरीफाई ना कर सके। ये कंसेप्ट लेके आपने हर चीज के बारे में सोचना है, कोई ना कोई प्रोसीजर जहन में आ ही जाएंगे। तो क्लियर होगा भाई, जिन्होंने पूछा था कि कंटीजेंट लायबिलिटीज को कैसे वेरीफाई करना है, ये डिपेंड करता है कंटीजेंट लायबिलिटी कौन सी है, ठीक है, उस लिहाज से वेरीफाई करना। ठीक है, वो आपने सुना होगा हकीम लुकमान के बारे में, तो उनके बारे में शुरू था कि जड़ी बूटियां खुद उनको बता देती थी कि मैं इस मर्ज का इलाज हूं, मैं इस मर्ज का इलाज हूं, हैं। तो जो अच्छा ऑडिटर होता है ना, उसको एरिया खुद बता देता है कि मुझे वेरीफाई करने के लिए ये प्रोसीजर परफॉर्म करो, ये प्रोसीजर परफॉर्म करो और ये प्रोसीजर परफॉर्म करो। तो आप कंटिन्यूसली इसके बारे में सोचते रहें। ये सबसे अहम स्किल है जो इस कोर्स में डेवलप करवानी है मैंने आपको। बाकी रटे शटे आप लगा लेंगे, मैं समझा भी दूंगा, हर चीज आप समझ भी लेंगे, रटा भी लगा लेंगे, लेकिन जिस चीज के ऊपर आके बात टिकेगी ना एग्जाम में, वो ये कि क्या कोई अनसीन किस्म की सिचुएशन आपके सामने आए तो आप उसके प्रोसीजर बताने के काबिल होगे कि नहीं। और एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में लाजमी आएगा जिसमें अनसीन सिचुएशन होगी और आपसे कहेगा बताओ प्रोसीजर, मे भी ना भी आए, कभी ऐसा भी होता है कि सारे क्वेश्चन ही सीन होते हैं, मतलब पहले ऑलरेडी टेस्टेड, लेकिन आपको इसके लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, कैफ में नहीं, सीफैप लेवल पर जाके कंफर्म, उसमें क्वेश्चन ही सारे वो आते हैं जो कभी किताबों में नहीं लिखे। जी और कोई क्वेश्चन, बस और कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए। अच्छा, आज का टॉपिक जो है ना, इसके दो हिस्से हैं एक हिस्सा है इंतहाई बोरिंग, पूरे ऑडिट में सबसे बोरिंग ये लगता है, और आज के बाद ये भी आपको बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। ये यार बाकी सर सही कह रहे थे, क्योंकि एक परसेप्शन डेवलप हो जाती है ना, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बोरिंग लगता है तो सो लगता है, तो मैं बता दिया था तब। हाँ, जो दूसरा हिस्सा है ना, इसमें एक ही चीज बड़े काम की है, खास तौर पे ये कंसेप्ट है छोटा, ये काम है, लेकिन फिलहाल अब मैं कोशिश करूंगा इसमें याद करने वाला मटेरियल ज्यादा है, लेकिन जितना कंसेप्ट है ना, मैं कंसेप्चुअल डिस्कशन करूंगा आपके साथ, याद करने वाले रटे वाले एक दो पॉइंट शायद मैं स्किप कर दूं। ठीक है, तो आपने याद कर, अच्छा ये भी काम करता है, ये भी करता है, तो ये भी करता। मुझे पहले ये पता है, कंसेप्चुअल डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, क्या ऑडिटर की मर्जी है जो चाहे करते रहें, क्या उनके पर कोई ना कोई रेगुलेटर्स होने चाहिए? रेगुलेटर्स होने चाहिए, और रेगुलेटर्स हैं भी। वो रेगुलेटर कितनी तरह के हैं? दो तरह के, एक है नेशनल लेवल पे और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे रेगुलेटर्स हैं, उन्हें कहते हैं SECP और ICAP। SECP है प्रोफेशनल, SECP है रेगुलेटरी बॉडी और ICAP है प्रोफेशनल बॉडी। ये दोनों बॉडीज हैं जो लोकल लेवल पे ऑडिटर को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ICAP तो आपको पता है ऑडिट करने का लाइसेंस देता है और बाद में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करता है, और SECP ने कंपनीज एक्ट में ऑडिटर को रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रोविजन, उनकी जिम्मेदारियां लिखी हुई हैं। ये तो हो गया नेशनल। क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई रेगुलेटर्स हैं? यस हैं। इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेटर्स कौन है? IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। अच्छा, मुझे बताए ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑडिटर्स क्यों नहीं है? इसलिए कि ऑडिटर्स भी पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, बाद में ऑडिटर बनते हैं, ऐसे होता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है कि ज्यादातर जो ऑडिटर्स है ना, उनके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना मस्ट है। उसे काउंटिंग आती होगी तो ऑडिट करेगा ना, काउंटिंग आती होगी तो ऑडिट करेगा। तो ये बॉडी कौन सी है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। इसका काम क्या है? ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में, यानी ये किसी मुल्क के अंडर नहीं है, किसी मुल्क की नेशनल बॉडी नहीं है। इंटरनेशनल, ग्लोबल मींस इंटरनेशनल बॉडी, जिसमें हर मुल्क के मेंबर्स मौजूद होते हैं। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और लीडर है ऑडिट प्रोफेशन का, पूरी दुनिया में ऑडिट प्रोफेशन का लीडर। अच्छा, पूरी दुनिया में वैसे मुझे पता भी नहीं है, वैसे आपसे पूछा इन्फॉर्मेशन के लिए,
फुटबॉल की कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में? फीफा। अच्छा, वो इंटरनेशनल है पूरी दुनिया में। अच्छा ठीक, तो वो तो फुटबॉल की है ना। ऑडिट की कौन सी है? आईफैक। पूरी दुनिया में ऑडिट क्वालिटी को इंश्योर करना कि अच्छे तरीके से ऑडिट हो रहा हो, आईफैक जिम्मेदार। इसकी एक्टिविटी या रोल क्या है? इसका जो सबसे बड़ी एक्टिविटी या रोल है वो ये कि ये सपोर्ट करती है किसमें? डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड, यानी हर मुल्क में स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने और इम्प्लीमेंट करने को सपोर्ट करती है। आईफैक अगर आप कहें ना सर किताबों में जो लिखा हुआ वो तो पढ़ लेंगे, याद करेंगे, असल में हमें बताइए इसका क्या फायदा है। तो असल में आईफैक का फायदा ये है कि जो मेंबर कंट्री है ना आईफैक की, जिन्होंने आईफैक के साथ रजिस्ट्रेशन करा, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन सारी कंट्रीज में आईफैक के बनाए हुए ऑडिट के स्टैंडर्ड चलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। लोकल लेवल पे आप थोड़ा बहुत उनको चेंज करना चाहें कर सकते हैं, एडिशन डिलीशन कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली यही स्टैंडर्ड्स चलते हैं। और इसका फायदा ये होता है, अगर आप पाकिस्तान में रह के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे ना, और फिर आप जर्मनी चले जाएं, आप यूएसए चले जाएं, यूके चले जाएं, आप बड़ी आसानी के साथ वहां पे एज ऑडिटर इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी फॉर्म, अपना प्रैक्टिस। कैसे भला? स्टैंडर्ड सेम है। शाबाश। सबसे बड़ा आईफैक का फायदा ये है हमारे लिए कि पूरी दुनिया में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है वो सिस्टमैटिक हो गए, स्टैंडर्डाइज्ड हो गए। जिस तरीके से ऑडिट पाकिस्तान में हो रहा है, जो प्रोसीजर पाकिस्तान में परफॉर्म हो, उसी तरीके से और वही प्रोसीजर बाकी के दुनिया के हिस्सों में भी परफॉर्म हो रहा है। और ये किस वजह से है? ये इसका ऑफिस है न्यूयॉर्क में है मेरा ख्याल है, ये कंफर्म नहीं, न्यूयॉर्क। तो ये है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो जिसके सबसे बड़ी एक्टिविटी सपोर्ट करती है कि जो इसकी मेंबर कंट्री है इनमें डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती है और फिर इंप्लीमेंट करवा देती है। कहां? अपनी मेंबर कंट्रीज में, ठीक है। और ये प्रमोट करती है, कौन सी एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं? प्रमोट अकाउंटेंट्स है, ये अकाउंटेंट्स को प्रमोट करते हैं। किनको प्रमोट करती है? जैसे यूनियन होती है ना, लेबर यूनियन, जो क्या करती है? लेबर यूनियन क्या? लेबर को प्रमोट करती है। सहाफियों की यूनियन है, क्या करती है? सहाफियों को प्रमोट करती है, ठीक है। वकीलों की यूनियन है, क्या करते हैं? वकीलों का प्रमोट। तो हम अकाउंटेंट्स की भी कोई यूनियन है जो क्या करती है? हम अकाउंटेंट्स को प्रमोट करते हैं। आईफैक, ये इंटरनेशनल लेवल पे आईफैक। और कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट वाला इशू हो उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है। आगे चलता है, ये पब्लिक इंटरेस्ट को याद कर लीजिए, बस ऐसे याद कर लीजिए। समटाइम ऐसा होता है, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जैसे कहीं पे कोई फ्रॉड आ गया बड़ा सामने आया, तो वहां पे ये पॉइंट ऑफ व्यू देती है कि इसमें क्या ऑडिटर का कसूर था या नहीं था, या क्या स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए फ्यूचर में इस तरह की एक्टिविटीज को रोकने के लिए। तो वहां पे जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में बेहतर हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आईफैक जो है ये इंटरनेशनल बॉडी है, ये हमें समझ आ गया। इसके कुछ रोल्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा रोल क्या है? डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। लेकिन इसके कुछ बोर्ड्स हैं, इंतजामी लिहाज से आईफैक को कुछ बोर्ड्स में डिवाइड किया गया है और हर बोर्ड का एक अलग-अलग एरिया दिया गया है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ये बताइए, एक है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, और एक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मुझे ये बताइए कि जैसे नेस्ले या फॉर एग्जांपल कंपनी, कोक है, इनका काम करने का तरीका और पाकिस्तान रेलवे का या वासा का काम का, जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन, इनका काम करने का तरीका एक जैसा होगा? इनका नहीं, फर्क होंगे। इनकी काउंटिंग भी डिफरेंट होगी। तो क्या इनके ऑडिट करने का तरीकाकार भी एक होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। इसीलिए आईफैक ने एक बोर्ड बनाया हुआ है जो कमर्शियल कंपनीज का ऑडिट कैसे होगा ये बताता है, और एक बोर्ड बनाया हुआ है जो कि पब्लिक सेक्टर के कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कैसे होगा ये बताता है, ठीक है। ये जो नॉर्मली ज्यादातर केसेस होते हैं, यानी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट कैसे करना है, इसके लिए जो बोर्ड बनाया गया है, जो सेक्शन बनाया गया, उसको क्या कहते हैं? IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। और जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने के लिए कि उसका ऑडिट कैसे होगा, जो बोर्ड बनाया गया है उसका क्या नाम है? इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यही है। इंटरनेशनल
पब्लिक सेक्टर काउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, ये क्या करता है? पब्लिक सेक्टर कंपनी का, जैसे पाकिस्तान में जो सीए फर्म्स हैं, आम कंपनीज का ऑडिट करना हो सीए फर्म्स करती हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड एडिटिव्स का, और किसके मुताबिक करती हैं? आईएएसबी के इशू किए हुए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज का ऑडिट करना हो तो वो प्रोबेबली करेगा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और वो किस स्टैंडर्ड के मुताबिक करेगा? उनका तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट है। तो इन दोनों बोर्ड में फर्क समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, कुछ और बोर्ड भी हैं। मुझे ये बताइए, क्या ऑडिटर, अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या ऑडिट करते हुए सिर्फ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है जो आईएएसबी ने इशू किए हुए हैं? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को, जजमेंट, हाँ, जजमेंट कैसे होगी? वो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में उन्होंने जजमेंट अप्लाई करने का तरीका लिखा हुआ है कि आपने प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी है, जो आपका नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, ट्रेनिंग होगा उससे। लेकिन उसके साथ साथ कोड ऑफ एथिक्स को भी तो कंप्लाई करना है। कोड ऑफ एथिक्स सुने कभी? एक होता है ऑडिटर, एक होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है? ऑडिटर कैसे बनेंगे, ऑडिटर को क्या करना चाहिए? कोड ऑफ एथिक्स में क्या लिखा हुआ है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर कैसे बनना है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर बनने के लिए क्या क्या करना है आपको? किस किस चीज से बचना है? इंड्यूसमेंट से बचना है। मेरे भाई इंड्यूसमेंट वाला जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, बताइए ये वाली बात कहां पे लिखी होगी? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में लिखी हुई है या कोड ऑफ एथिक्स में लिखी हुई है? कोड ऑफ एथिक्स में, शाबाश। तो कोड ऑफ एथिक्स इशू करने के लिए अलग बॉडी है और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करने के लिए अलग। जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करने वाली बॉडी है उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। और जो कोड ऑफ एथिक्स इशू करती है उसका क्या नाम है? इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स। अच्छा, ये बार बार अकाउंटेंट्स क्यों कहते हैं, ऑडिटर क्यों नहीं कहते भला? क्योंकि ऑडिटर बनने से पहले अकाउंटेंट बनना जरूरी है। ठीक है, अकाउंटेंट होगा तो ऑडिटर बनेगा। क्लियर हुई है बात? अच्छा, एक चीज हो, आईएएस भी बताता है जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, जब आप ऑडिटर बन जाएंगे ना, उसके बाद ऑडिट करना है इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करना। कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, जब ऑडिटर बन जाएंगे, उसके बाद ऑडिट करते हुए इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको इन चीजों को फॉलो करना है। क्या आईफैक का कोई ऐसा बोर्ड होना चाहिए जो ये बताए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, ऑडिटर बनने के लिए क्या क्या काम करना जरूरी है? होना चाहिए, होना चाहिए। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड। अब आप कहें सर ये काम तो पाकिस्तान में आईकैप, शाबाश, कंसेप्ट समझ आ रहा है, पाकिस्तान में तो आईकैप कर रहा है। तो याद रखिए ये है इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स। जैसे ना एफएटीएफ की रिक्वायरमेंट्स, भाई ये पूरी करोगे तो हम आपको एफिलिएशन देंगे, वरना नहीं देंगे। जो भी उनका तरीकाकार है, हाँ, वाइट लिस्ट में शामिल करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो उसी तरह आईएएसबी ने पूरी दुनिया को ये कहा हुआ है कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं ना अपने मुल्क में, तो उसके लिए कम से कम ये सब्जेक्ट्स पढ़ना जरूरी है। आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं और कम से कम इतनी ट्रेनिंग होना जरूरी है। जैसे कोई पुरानी बात है, लेकिन एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, शायद अब भी तकरीबन 19-20 के साथ कंसेप्ट होगा कि इनके मुताबिक कम से कम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 13 सब्जेक्ट्स पढ़े होने जरूरी हैं। 13 सब्जेक्ट्स पढ़े होने जरूरी है और कम से कम 2.5 साल की ट्रेनिंग जरूरी है। कम, इसका मतलब है पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं वहां पे जाके घूम फिर के देख लें, आपको 2.5 साल से कम की ट्रेनिंग कहीं नहीं नजर आएगी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की, और 13 से कम सब्जेक्ट नहीं होंगे। लेकिन कुछ, हाँ नहीं, एसीसी में ट्रेनिंग है। देखिए, करना ना करना अलग बात होती है, ठीक है, वो ट्रेनिंग होती है उनकी, एसीसी की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, और लेकिन उनके पेपर सीए से कम होते हैं, आपने ये नोट किया होगा। उनकी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन भी कम है, ठीक है, हाँ जी, ड्यूरेशन भी कम है। पहले शायद इससे भी कम कुछ उनके ऑप्शनल भी होते हैं, तो कट आके शायद 13 रह जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन याद रखें ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी करना जरूरी होता है। अगर इस रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाना चाहें बढ़ा ले। एक जमाने में शायद 4.5 साल की ट्रेनिंग भी होती थी, मैंने 4 साल और कुछ 2-3 महीने ज्यादा की ट्रेनिंग की हुई है, अब 3.5 साल की है। कल को आईकैप 3 साल की भी ट्रेनिंग कर सकता है, 2.5 की भी कर सकता, 2 साल की नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आईकैप का दिल क्या है? हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इकोनॉमिक्स का पेपर भी पढ़ना चाहिए,
इकोनॉमिक्स का पेपर सिलेबस में डाल दिया। लेकिन हो सकता है आप किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट कंट्री में जाएं जहां पे चार्टर्ड वहां पे इकोनॉमिक्स का पेपर ना हो, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पेपर उधर भी होंगे, हमारे पास भी है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के पेपर उधर भी होंगे, हमारे पास भी है। ये है मीनिंग, ये इसका काम समझ आया आपको? ये चूंकि आपसे डायरेक्टली रिलेट करता है इसलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो आईफैक इंटरनेशनल बॉडी है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, ऑडिटर्स की इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, जिसका सबसे बड़ा काम क्या है? डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना और इंप्लीमेंट करवाना, फैसिलिटेट करना लोगों को कैसे इंप्लीमेंट करना। इसके बोर्ड्स कितने आईफैक के? क्या क्या काम करते हैं? एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, एक कोड ऑफ एथिक्स, एक एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स, एक पब्लिक सेक्टर। अब इनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है, मुझे सिर्फ इसी का नाम याद है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। बाकियों के नाम जो है ना वो मुझे सोचने पड़ते हैं। इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स, और ये था इंटरनेशनल काउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ये था इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। हाँ भाई, ये भी याद हो गया। अब इनमें सबसे अहम बोर्ड कौन सा बताइए? इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है। ये क्या करता है? स्टैंडर्ड इशू करता है, किस पे? एश्योरेंस और रिलेटेड सर्विसेज पे। अच्छा, आपने नोट किया इसका नाम है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। इसका मतलब है लफ्ज ऑडिटिंग में और लफ्ज एश्योरेंस में फर्क है। ऑडिट टाइप है एश्योरेंस की। शाबाश शाबाश, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड इशू करता है। एश्योरेंस में कौन कौन सी एंगेजमेंट्स आती है? एक रीजनेबल यानी ऑडिट, और एक लिमिटेड यानी रिव्यू एंड रिलेटेड सर्विसेज। और इसके अलावा भी तो काम ऑडिटर करता है। अगर क्लाइंट हमें कहे टैक्स रिटर्न फाइल कर दो, कर नहीं देते हो, वो ऑडिटर के रिव्यू है, कुछ भी नहीं। क्लाइंट अगर हमसे कहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दो, कर देते हैं कि नहीं? अच्छा, यहां पे ध्यान में रखिएगा, एज एन ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ऑडिटर हैं ही नहीं और उसने प्रैक्टिस में सम टाइम फर्म क्लाइंट ऑप्शन देता है कि सर हमने ऑडिट भी करवाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनवानी है। अब ये कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है कि दोनों काम एक ही बंदा नहीं करेगा। बताइए आप क्या सेलेक्ट करते हैं? ऑडिट करवाएं कि नॉन इंश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे हमारे? याद रखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं। दो रीजंस की वजह, एक तो इसे कहते हैं नॉन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सर्विसेज में रिस्क होता है। ये हमारे पार्टनर ने एक मीटिंग में चलते चलते वैसी बात सिखाई थी कि इंश्योरेंस एंगेजमेंट में रिस्क होता है। अगर आपने गलत ओपिनियन दे दिया ना तो आपको पकड़ लिया जाएगा, मिलियंस की पेनल्टी पड़ती है। जबकि नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट में कोई रिस्क नहीं, क्योंकि उसमें हम कोई कंक्लूजन दे ही नहीं रहे। कोई कंक्लूजन दे ही नहीं रहे तो कोई चीज गलत साबित हो भी जाए तो हमारा कोई कसूर नहीं। और दूसरा, नॉर्मली क्लाइंट ये समझते हैं कि इंश्योरेंस सर्विसेज की कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, ये सिर्फ रिक्वायर्ड बाय लॉ है, इसीलिए हमें करवाना पड़ता है। ये सच में प्रैक्टिस में लोग समझते हैं, लेकिन नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज का समझते हैं बाकी हमें फायदा है, बाकी हमें फायदा है। देखिए, एक बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के आपको दे रहा है और दूसरा चेक करके आपको बता रहा है कि ये सही है। आप बिजनेसमैन बन के सोचें, आपको असल फायदा किससे हुआ? अब बना के दे रहा है। आप ज्यादा पैसे किसको देंगे? बना के दे रहा है। और उसके काम में अगर गलती हो भी गई तो उसको कोई पकड़े, उसने कहा मैंने कौन सी कोई रिपोर्ट दिया थर्ड पार्टीज को या कोई ओपिनियन दिया। लेकिन अगर इंश्योरेंस वाला काम गलत साबित हो गया ना, फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। इसीलिए, लेकिन स्टिल याद रखें, प्रैक्टिस में ऑडिटिंग फर्म्स जो है ना, ये ऑडिट प्रोफेशन जरूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में ना कुछ रोटेशन होनी होती है। अगर आप किसी एक फर्म को आपने अपना ऑडिटर अपॉइंट किया ना, तो आप ताक़यामत उससे ऑडिट नहीं करवा सकते। इससे एक थ्रेट राइज होता है जिसे कहते हैं फेमिलियरिटी थ्रेट, कि आप और वो क्लाइंट अगर वाकिफ हो गए, फ्रेंडशिप क्रिएट हो जाती है, इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी 3, 4, 5 साल के बाद, तो ये ऑडिट रोटेशन हो। तो इसीलिए हर फर्म ने अपना ऑडिट डिपार्टमेंट भी लाजमी रखा होता है और नॉन इंश्योरेंस डिपार्टमेंट भी लाजमी रखा होता है, ताकि रोटेशन होते रहे। और वैसे भी बिजनेस का आपको पता है असूल है कि बाज़ औक़ात तो कुछ प्रोडक्ट्स जो ना भी बिकती हो ना, या जिन पे नुकसान भी होता हो, वो भी रखनी पड़ती है दुकान पे। क्यों? कोई कस्टमर अगर आए तो अगली दफा जब आए देख ले तो दूसरी चीजें भी हमसे खरीदे, ठीक है। तो बहरहाल ये वैसे डिस्कशन थी। तो आईएएस भी क्या करता है? एश्योरेंस और रिलेटेड सर्विसेज क्या है? जो ऑडिट और रिव्यू के अलावा हैं। फिर आईएएस भी क्या इशू करता है? एक तो स्टैंडर्ड इशू करता है ना, फिर इशू करता है इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट या इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस नोट। ये नॉन अथॉरिटेटिव, ये होते हैं स्टैंडर्ड लाजमी, ये होती है गाइडेंस। कोई भी स्टैंडर्ड इशू हुआ तो उसकी गाइडेंस भी तो होती है ना, ये उसका गाइडेंस। इसको कहते हैं नॉन अथॉरिटेटिव लिटरेचर। मतलब ये उतना स्टैंडर्ड्स को की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, इनकी नहीं।
और फिर ये IASB फैसिलिटेट करता है अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ये वही बात है जो हमने IFAC वाले में पढ़ी है। IFAC असल में IASB के थ्रू स्टैंडर्ड्स डेवलप करवा के इम्प्लीमेंट करवाता है। क्लियर हो गया? IFAC क्या, IFAC कौन है, क्या काम करता है, कितने बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स क्या काम करते हैं, क्लियर हो गया? इनमें सबसे अहम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसने पूछा तो IFAC और IASB है, लेकिन आपको हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जी, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान में, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान आपने नहीं सुना हुआ? जो गवर्नमेंट रिलेटेड, हाँ AG ऑफिस में, बिल्कुल वही AG से बनता है ये ऑडिटर जनरल, ये वही AG ऑफिस वाला है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये सारी डिस्कशन में सबसे अहम काम क्या करते हैं बॉडीज? ये स्टैंडर्ड डेवलप। तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड कैसे डेवलप होता है। स्टैंडर्ड कैसे डेवलप होता है? सुन लें, दुनिया में कहीं एक फ्रॉड होता है, स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट का स्टार्टिंग प्रोसेस क्या होता है? कोई ना कोई फ्रॉड। वहां पे फिर IASB की टीम पहुंच जाती है और रिसर्च करती है। जी हाइब्रिड में से कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाहता है? नहीं पूछ ले। अच्छा आवाज में डिस्टॉर्शन हो रही है, ओके। जी अच्छा बताइए, ये आवाज ठीक है? अब ठीक है प्यारे भाई? अब हाइब्रिड क्लास में आवाज ठीक आ रही है? चलते चलते रुक जाती है, हाँ जी। ये उधर अगर कोई प्रॉब्लम आया था तो अच्छा मुझे बताइए, क्या अब आवाज आ रही है ठीक? अब आवाज ठीक आ रही है? जी हाइब्रिड वाले भाई बता दीजिए, अब आवाज ठीक आ रही है? अब ठीक है, बस ठीक है, अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि नहीं होगी। अच्छा अब है प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड इशूइंग ए न्यू ISA। दुनिया में जहां कहीं फ्रॉड होता है IASB की टीम पहुंच गई और दो में से एक चीज का फैसला करते हैं। पहला, क्या ऑडिटर ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की थी या नहीं? अगर तो ऑडिटर ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की थी फिर भी फ्रॉड हो गया, इसका मतलब क्या है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में कमी है। और अगर ऑडिटर ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की थी फिर फ्रॉड हुआ, इसका मतलब ऑडिटर ठीक है, ऑडिटर की गलती है। अगर ऑडिटर की गलती हो उधर ही कहते हैं ऑडिटर को भाई इसको फांसी लगाओ, हम जा रहे हैं वापस। लेकिन अगर ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हो तो फिर वो सोचते हैं इसका मतलब है कोई ना कोई लूप होल रह गया, कोई ना कोई खाली जगह रह गई है जिसका मैनेजमेंट ने फायदा उठाया। वो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि किस जगह पे क्या मसला था, कौन सी ऐसी मजीद रिक्वायरमेंट हमें ऐड करनी चाहिए एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड में, या कोई नया स्टैंडर्ड इशू करना चाहिए कि ये वाला मसला आइंदा से ना हो। इसको कहते हैं रिसर्च टॉपिक। तो जब कभी दुनिया में कहीं कोई फ्रॉड होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद एक टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है और उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। ये टॉपिक असल में यही फ्रॉड है कि अगर इन्वेंटरी में फ्रॉड हुआ है तो फिर देखा जाता है कि आइंदा से कैसे इस फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट किया जा सकता है। नए स्टैंडर्ड की जरूरत हो, अगर एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड में मॉडिफिकेशन करनी हो ना तो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड में मॉडिफिकेशन कर दी जाती है, उसे रिवीजन करते हैं। आप देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में स्टैंडर्ड जैसे आपके काउंटिंग के स्टैंडर्ड रिवाइज होते रहते हैं ना, उसी तरह ऑडिट के स्टैंडर्ड भी रिवाइज होते रहते हैं। लेकिन काउंटिंग के स्टैंडर्ड मुझे नहीं पता वैसे कब रिवाइज होते हैं कब नहीं। ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड मुझे पता है, दुनिया में जहां कहीं बड़ा फ्रॉड होगा ना तो मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज होता है ताकि आइंदा से उस तरह के फ्रॉड को प्रिवेंट किया जा सके। तो एक एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाया जाता है, रफ स्टैंडर्ड। ये एक्सपोजर ड्राफ्ट फिर मुझे बताइए IASB सारा स्टैंडर्ड खुद ही बना ले कि पहले एक्सपोजर ड्राफ्ट यानी रफ स्टैंडर्ड मेंबर कंट्रीज को सेंड करे और उनसे इनपुट ले, तो फिर एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाया जाता है। ये एक्सपोजर ड्राफ्ट पब्लिश किया जाता है कमेंट सारी दुनिया से कमेंट्स के लिए कि आइए कमेंट्स दीजिए। अगर आपका जहन इतना शातिर है जो ये सोच सकता है कि ये फ्रॉड इस तरीके से हुआ लेकिन ये इस तरीके से भी हो सकता है और जो दूसरे तरीके अभी एक्सप्लोर नहीं हुए उनको ऐसे कवर किया जा सकता, तो सजेशन दीजिए हमें। ये कमेंट्स के लिए एक्सपोजर ड्राफ्ट IASB की वेबसाइट पे भी मौजूद होता है और ये मेंबर बॉडीज को भी सेंड किया जाता है। ये ICAP की वेबसाइट पे, सॉरी ये IFAC की वेबसाइट पे भी होता है, IASB की वेबसाइट्स पे, और ये ICAP को भिजवाते हैं। ICAP फिर हम मेंबर्स को भिजवाता है कि आप कमेंट्स दीजिए, हम फिर फाइनल कमेंट्स बना के उनको सेंड करेंगे। फिर इसके बाद कमेंट्स जब रिसीव हो जाते हैं तो IASB देखता है जो अच्छे कमेंट्स हों, सारे कमेंट्स नहीं लेकिन जो अच्छे कमेंट्स होंगे उनके मुताबिक अमेंडमेंट्स कर दी जाएंगी और फिर नया स्टैंडर्ड पब्लिश हो जाएगा ISAS। क्लियर हो गया? ये इजी है ना? फ्रॉड हुआ, रिसर्च हुई,
एक्सपोजर ड्राफ्ट बना, कमेंट्स लिए, न्यू ISA इशू, खत्म कहानी। जब कोई नया ISA बनता है उसका स्ट्रक्चर क्या, अच्छा ये स्ट्रक्चर आपके लिए समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि कैफ 8 में आपने कभी स्टैंडर्ड्स को हाथ भी नहीं लगाना। कैफ लेवल पे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को तो पढ़ते भी है ना, एग्जाम में साथ भी लेके जाते हैं, ओपन बुक एग्जाम है, ऑडिट का एग्जाम ओपन बुक, इसमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड साथ लेके जाना दूर की बात, आपने कभी पढ़ने भी नहीं है कैफ लेवल पे, CFAP लेवल पे जाके पढ़ेंगे, देखेंगे। लेकिन अभी आपको इनकी एक झलक दिखा देता हूं। इनका स्ट्रक्चर तकरीबन वैसा ही होता है जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने देखा ऑब्जेक्टिव होता है, मैंने वैसे पढ़ा नहीं, मुझे 15-20 साल हो गए पढ़े हुए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खोले हुए 15-20 साल। ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का भी ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज IAS 2, एक का है अकाउंटिंग ऑफ फिक्स एसेट IAS 16। कोई इसी तरह कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होगी, मोटा मोटा ये स्कोप होता है। ऑब्जेक्टिव स्कोप एक ही चीज है, ऑब्जेक्टिव स्कोप एक ही चीज। ऑडिट में ऑब्जेक्टिव या स्कोप क्या हुआ करेगा, हाउ टू ऑडिट इन्वेंट्रीज। अकाउंटिंग में क्या होता था, हाउ टू अकाउंट फॉर इन्वेंट्रीज, इधर क्या होगा, हाउ टू ऑडिट रिसीवेबल्स, ठीक है, हाउ टू ऑडिट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये होंगे ऑब्जेक्टिव्स। फिर होंगे रिक्वायरमेंट्स, आप कैसे इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। जैसे एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो हमें बताता है इन्वेंट्री का ऑडिट कैसे करना है, वो ये कहता है अगर क्लाइंट की इन्वेंट्री है ना और वो मटेरियल है, ऑडिटर के ऊपर लाजमी है क्या, फिजिकल वेरिफिकेशन करे जाके। जी हाइब्रिड वाले भाई एग्जांपल समझ आई कि अगर ऑब्जेक्टिव है इन्वेंट्री को वेरीफाई करना तो रिक्वायरमेंट्स में क्या लिखा होगा, परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर ऑब्जेक्टिव है कि डेटर्स को कैसे वेरीफाई करना है तो रिक्वायरमेंट्स में क्या लिखा होगा, सेंड कंफर्मेशन लेटर्स, सेंड कंफर्मेशन। अगर ऑब्जेक्टिव में लिखा होगा पेबल्स को कैसे वेरीफाई करना है तो रिक्वायरमेंट्स में लिखा होगा कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक करें। और एक और रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि ईयर एंड के बाद जो पेमेंट्स पे की गई हैं लाइबिलिटी वो चेक करो, लाइबिलिटीज की पेमेंट ईयर एंड के बाद हुई कि नहीं हुई। भी समझ आ रहा है ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एग्जाम में मुझे बताइए, आपको ऑब्जेक्टिव देगा और फिर पूछेगा रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, क्या रिक्वायरमेंट बता के ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव देगा, कहेगा ये सिचुएशन है बताओ क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। फिर उसके साथ कुछ एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल भी होता है। आपने देखा होगा अकाउंटिंग में शायद ऐसे होता था कि कुछ पैराग्राफ बोल्ड होते थे और कुछ अनबोल्ड होते थे, ऐसे होता था ना, वो होता था कि नहीं। बोल्ड वाले ज्यादा अहम होते थे, उनको कहते थे रिक्वायरमेंट, और जो अनबोल्ड होते थे रेगुलर वो वैसे ही एक्सप्लेनेशन होती थी। लेकिन क्या उस एक्सप्लेनेशन में से भी क्वेश्चन सेट नहीं हो जाता, हो जाता। उसी तरह हमारे भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो बोल्ड वाले पैराग्राफ हैं, और फिर उसके बाद अनबोल्ड वाले जो कौन है, एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी। लेकिन एक सबसे बड़ा फर्क बता रहा हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सारे पैराग्राफ रिक्वायरमेंट्स भी और एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ चलते हैं। ये बोल्ड पैराग्राफ रिक्वायरमेंट का आ गया नंबर 8, 9, 10, 11 रेगुलर पैराग्राफ, फिर 12 बोल्ड आ गया, फिर आगे रेगुलर। लेकिन ऑडिट में उसने पता क्या किया, उसने आप स्टूडेंट की आसानी कर दी, उसने सारे रिक्वायरमेंट वाले पैराग्राफ निकाल के इकट्ठे कर दिए, फिर नीचे लाइन लगाई और आगे एप्लीकेशन अदर एक्सप्लेनेशन मटेरियल की हेडिंग दी और ये वाले सारे इकट्ठे कर दिए और दोनों का लिंक दे दिया कि ये वाले जो 3 पैराग्राफ है ना ये इस वाली रिक्वायरमेंट से रिलेट करते हैं, ये वाले 6 पैराग्राफ इस वाली रिक्वायरमेंट से रिलेट करते हैं। अब आप बताइए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली प्रेजेंटेशन आपको ज्यादा अच्छी लगी कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड वाली? कितने स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग वाली प्रेजेंटेशन अच्छी लगी कि बोल्ड भी साथ, उसके साथ ही नीचे एक्सप्लेनेशन, साथ बोल्ड साथ नीचे, और कितनों को ये वाले कि काम की चीज सारी इकट्ठी कर दो, समझ आ गई तो ठीक है, नहीं समझ आई तो फिर एप्लीकेशन पे चले जाएंगे। बहरहाल अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी, कोई मसला नहीं है, ये इसी तरह। फिर इसके बाद इफेक्टिव डेट और डेफिनेशन भी, ये भी पोर्शन है कुछ। इफेक्टिव डेट कि कोई स्टैंडर्ड कब से इफेक्टिव है, ये मेरे ख्याल अकाउंटिंग में भी होती है, और डेफिनेशन वाला सेक्शन काउंटिंग में भी होता है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा आप सुने, ISA इशू हो गए? हो गए कि नहीं, कर दिया कि नहीं? अभी तो स्टैंडर्ड बनाया हमने इतनी मुश्किल से, इशू कर दिया, स्टैंडर्ड के सारे हिस्से भी बना दिए। इस स्टैंडर्ड की क्या औकात है, इस स्टैंडर्ड की क्या हैसियत है, इस स्टैंडर्ड का क्या स्टेटस है, एक स्टेटस या अथॉरिटी, अथॉरिटी या स्टेटस ऑफ ISA क्या है,
ISA की अथॉरिटी या स्टेटस, ISA की इतनी अथॉरिटी है कि दुनिया में हर ऑडिटर जब कभी ऑडिट करेगा ISA के मुताबिक, वो हर ISA की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। ISA का अथॉरिटी क्या है? हर स्टैंडर्ड की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, कंप्लाई ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल ISA, हर ISA भी, और हर ISA के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको भी पूरा करना है। लेकिन इसकी तो अब बहुत अहम डिस्कशन है अटेंटिव होके, हमारे ऊपर क्या लाजिम है? हर ISA की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। इसकी दो एक्सेप्शन है, यानी जब हम ऑडिट ISA के मुताबिक ही करेंगे लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा, अजीब बात नहीं है, हम कह ये रहे हैं कि वी हैव कंप्लाइड विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल ISAs, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट को हम पूरा नहीं कर रहे होंगे। ये एक्सेप्शन है, ये झूठ नहीं है, ये एक्सेप्शन है कि कुछ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं भी कर रहे फिर भी कह रहे हमने सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। वो कौन सी एक्सेप्शन है? दो, पहला इफ ए नॉट रेलिवेंट, अगर कोई स्टैंडर्ड या रिक्वायरमेंट नॉट रेलिवेंट, जैसे हमारा एक स्टैंडर्ड है रिपोर्ट वाला, वो हमें ये कहता है अगर आपने अनमोडिफाइड रिपोर्ट देनी है तो ये काम करें, अगर आपने मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी है तो ये काम करें। अब रिपोर्ट तो एक ही जाएगी। अगर आपने अनमोडिफाइड रिपोर्ट देनी है तो मॉडिफाइड रिपोर्ट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं ये क्या हो गई? नॉट रेलिवेंट। आप इसमें से किसी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर रहे होंगे लेकिन स्टिल रिपोर्ट में लिख रहे होंगे क्या? वी हैव कंप्लाइड ऑल स्टैंडर्ड ऑल रिक्वायरमेंट्स। समझ आइए एग्जांपल। एक और एग्जांपल सुने। एक स्टैंडर्ड है जो ये कहता है अगर क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है ना तो आपने उसकी ये चेकिंग करनी है उसके काम को यूज करने से पहले। अगर क्लाइंट ने एक्सपर्ट को एंगेज किया ना तो ये काम करने हैं एक्सपर्ट को चेक करने के लिए। लेकिन फर्ज कीजिए क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है ही नहीं, या क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंपल थी, उसने किसी एक्सपर्ट को यूज किया ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी। तो मुझे बताइए अगर क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है ही नहीं तो आप उसकी इंटरनल डिपार्टमेंट को वैल्यूएट करने वाली रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे? क्यों? नॉट रेलेवेंट। यानी वो सिचुएशन ही एग्जिस्ट नहीं करती जिसकी बेस पे स्टैंडर्ड खड़ा है। तो वो सिचुएशन नहीं तो वो स्टैंडर्ड की भी कोई बात नहीं माननी क्योंकि नॉट रेलिवेंट है। अगली बात बताऊं, इफ नॉट प्रैक्टिकेबल, इफ नॉट प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता, यानी रिक्वायरमेंट रेलिवेंट तो है, प्रैक्टिकेबल। जैसे मुझे बताइए क्लाइंट की इन्वेंट्री ही नहीं है, एक स्टैंडर्ड कहता है अगर क्लाइंट की इन्वेंट्री है तो फिजिकल वेरीफाई करो, क्लाइंट की इन्वेंट्री ही नहीं, यह है नॉट रेलिवेंट। इन्वेंट्री है लेकिन ऑडिटर किसी वजह से उसको फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकता, क्यों? कोरोना रिस्ट्रिक्शंस है। रेलिवेंट है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो क्या करें? कोई दूसरे प्रोसीजर्स परफॉर्म कर ले। अब आप बताइए इस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? एविडेंस परचेज के आप उसे कहेंगे अच्छा चलो कोरोना रिस्ट्रिक्शंस है, महीने 2 महीने बाद जब भी लॉकडाउन खुलेगा तब वेरीफाई कर लेंगे और फिर बैकवर्डिंग चले जाएंगे। ब्रेक कर, अच्छा यहाँ क्लास में भी महसूस हो रहा है ब्रेक? चलिए तो अब मुझे ये बताइए अगर इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर रही है लेकिन किसी वजह से हम उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, तो वो क्या केस है? नॉट प्रैक्टिकल। इस केस में नॉट रेलिवेंट में तो कुछ भी नहीं करना, लेकिन नॉट प्रैक्टिकेबल में क्या करना? अल्टरनेटिव प्रोसीजर। और वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होंगे ये केस टू केस वेरी करेगा। जैसे अगर गवर्नमेंट का लॉकडाउन है इस वजह से तो फिर आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं? लॉकडाउन के बाद और रिवर्स वर्किंग के जरिए से 30 जून के बैलेंस पे पहुंच सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अगर इन्वेंट्री इस वजह से हो कि वो फॉर एग्जांपल कहीं ज़ेरे ज़मीन दफन है, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, उसको कैसे चेक कर सकते हैं? उसको डिफरेंट आलात के जरिए से चेक कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स को एंगेज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, अगर आपने ये ठीक जवाब दे दिया तो उसका मतलब है ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया। हमारा एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की आखिरी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा कंसेप्ट बताना, कहानी खत्म। बस चले चले ठीक है, बस आखिरी क्वेश्चन जवाब दे दें। वो भाई गुस्से से मेरी तरफ देख रहे हैं, सर बस ही करना था तो लिखवाया क्यों था? चले हाँ ठीक है, ठीक। क्वेश्चन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है अगर आपके क्लाइंट के डेटर्स है ना, आपने उनको कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है कंफर्म करने के लिए
कंफर्म करने के लिए कि उन्होंने बाकी पैसे देने के नहीं। हम एक क्लाइंट कार्ड करने के लिए गए, उसके डेटर्स थे ही नहीं, उन्होंने कहा हम हमेशा कैश सेल करते हैं, क्रेडिट सेल करते ही नहीं, नॉट रेलिवेंट। अच्छा, एक क्लाइंट डेटर्स थे, लेकिन जब हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया तो कुछ का जवाब नहीं आया। अब जबरदस्ती तो उसे जवाब नहीं ले सकते। देखिए, हमारा ऑडिटर का डंडा चलता है क्लाइंट पे, क्लाइंट के जो आगे क्लाइंट्स है ना उन पे नहीं डेटर्स, वो क्लाइंट के डेटर्स ने नहीं जवाब दिया तो जबरदस्ती तो नहीं है, तो प्रैक्टिकेबल नहीं है। अब क्या करें? अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करें। और है कोई स्टूडेंट जो बता सके इस केस में अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होंगे? सेल इनवॉइस देखेंगे, शाबाश। गुड डिस्पैच नोट देखेंगे, एग्रीमेंट देखेंगे, शाबाश, बेहतरीन। ये रेंट के बाद उससे कितने पैसे रिसीव हुए, बड़ा, मेरी तसल्ली हो गई। तो ये नॉट रेलिवेंट और नॉट प्रैक्टिकेबल में फर्क समझ आ गया ना? नॉट रेलिवेंट का मतलब वो सिचुएशन ही नहीं है, प्रैक्टिकेबल का मतलब सिचुएशन है सही, इसी वजह से रिक्वायर्ड वाला प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर सकते। तो रिक्वायर्ड वाला नहीं कर सकते तो क्या करना है? और लिख देंगे कि भाईजान ये रिक्वायर्ड प्रोसीजर था लेकिन हम इस वजह से नहीं कर सके, उसकी जगह पे ये कर लिए प्रोसीजर परफॉर्म। तो मुझे ये बताइए, प्रोसीजर परफॉर्म प्रोसीजर ज्यादा है क्या एविडेंस? तो यहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म नहीं हुआ रिक्वायर्ड, लेकिन अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया, तो काम हमारा हो गया पूरा, कि नहीं हुआ? हो गया, यस, छुट्टी भी हो गई। अच्छा, ये वैसे आप देखते ही समझ जाएंगे ऑडिटर कितनी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी, और दूसरा एश्योरेंस सर्विसेज की बड़ी एग्जांपल्स क्या हैं जिसमें रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है और रिव्यू लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, अब और सुन लें अहम बात, ऑडिट होता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और रिव्यू होता है रिव्यू स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। ये रिव्यू भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इतने, रिव्यू स्टैंडर्ड्स हैं इतने, ये भी। अच्छा, और कुछ और भी एश्योरेंस सर्विसेज हैं, लेकिन ये नॉन फाइनेंशियल के ऊपर है, फाइनेंशियल के ऊपर नहीं, ठीक है। और रिलेटेड सर्विसेज में एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कंपाइलेशन, लेकिन ये क्या है, ये कल पढ़ेंगे, ये बार मैंने पढ़ा दिया आपको। अच्छा, इसको नोट कर लें, कल ये हम दोबारा नहीं ड्रॉ करेंगे, कल मैं ज़बानी आपको बता रहा हूँ जी। और ये लिखा हुआ है नोट्स में, बेहतरीन हो गया, बस ठीक है, फिर जाएं, छुट्टी। एक मिनट है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।